एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल रीडर एकेडमी विद जहन पे वेलकम है, स्वागत है। चलो दोस्तों, जैसा कि ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, एजुकेशनल है, तो चलिए एजुकेशन की बात करते हैं। तो हम लोग इसके पहले पार्ट में, इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कैसे जो है कि अंग्रेजों ने यानी कि ब्रिटेन ने कैसे जो है कि पूरी तरह से एक्ट लागू करके जो है कि भारत पे नियंत्रण करने का काम किया, उस पे शासन करने का काम किया। कुछ एक्ट के माध्यम से, चार्टर के माध्यम से, राजलेख के माध्यम से, अधिनियम के माध्यम से, पूरी तरह से कहा जाए एक कानून के माध्यम से जो है कि तरह तरह समय समय पर तरह तरह के जो है कि संशोधन करके जो है कि एक्ट लाती गई और भारत पे शासन करती गई। जैसे कि इसके पहले पढ़ चुके हैं रेगुलेटिंग एक्ट। जैसे कि पहले बताया कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसमें जो है कि बहुत सारे बदलाव किए गए। जैसे 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें जो है कि और किस एक्ट के तहत किया गया, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, जैसा कि आपको पता है, जिसमें पहले मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पेल थे। चलिए इस तरह से आगे सीरीज को बढ़ाते हैं। इसके बाद जो है कि हम लोग पढ़ चुके थे दो एक्ट या अधिनियम कह सकते हैं जो भी है, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। उसके बाद जैसे क्या हुआ 1773 का, जितने भी अच्छे भी याद रखिए, जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जितने भी बता रहा हूँ, जितनी बातें बता रहा हूँ, सब कुछ परीक्षा में जो है कि पूछे गए हैं। और कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट है, जिसको हम यदि कॉन्सेप्ट रख लेते हैं तो उसके बाद हमें जो है कि कभी भूलेंगे नहीं। और यही मेरा इरादा दोस्तों, और आपके अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं जो कि आपको याद भी हो रहा है। तो चलिए इसी के साथ, इसी सीरीज के साथ, इसी जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। तो जैसे क्या होता है, हम जो है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसके बाद 1781 का कौन सा एक्ट आता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। जस्ट उसी को सुधारने के लिए फिर हमारा आ जाता है दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आप याद रखेंगे। अब 1784 में क्या हुआ उसके बारे में जानते हैं। यह क्यों आया, तो याद रखिए क्योंकि उसमें जो 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में जो कमियां थी उसको सुधारने के लिए जो है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 की असफलता के बाद आई। यानी कि यदि क्रम से याद करेंगे तो जैसे ही क्या हुआ असफल, इसका मतलब ज्यादा सफल नहीं रहा एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसके स्वरूप इसी को लेकर पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। इसमें क्या किया गया इसको समझते हैं। इसका मुख्य बिंदु क्या है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से उसको जानते हैं। इसमें क्या है, किया गया कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया। क्वेश्चन पूछता है, बताइए किस एक, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा है, कई बार वनडे एग्जाम में पूछा है कि बताइए किस एक्ट के तहत या किस जो है कि अधिनियम के तहत पूरी तरह से कहा जाए तो राजनीतिक क्रियाकलाप और कौन से क्रियाकलाप, जैसे समझिए व्यापारिक क्रियाकलाप। अब समझ राजनीतिक क्रियाकलाप होता है मीन्स राजनीतिक का मतलब जिससे शासन से संबंधित। अब व्यापार का मतलब आप समझ रहे व्यापार सिद्ध करना, तो व्यापारिक क्रियाकलाप और राजनीतिक क्रियाकलाप को अलग कर दिया गया। इसका मतलब कहा गया अब क्या होगा, यहाँ से इस अधिनियम के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा जो 1784 था, इसमें कहा गया कि अब जो है कि जो कंपनी का काम होगा कंपनी देखेगी, अलग होगा, और जो शासन प्रशासन का काम होगा वो अलग होगा। अब उसके लिए बदलाव क्या किया गया। अब ठीक है, इसका मतलब तो ये अलग होगा, टूट गई मतलब कंपनी व्यापार अलग करेगा और शासन का संभालने का काम जो है कि अलग करेगा। यानी यहाँ तक जो है कि अंग्रेज अपना जो है कि जो भारत में सीमा बहुत अधिक सीमा तक या बहुत अधिक बढ़ा चुके थे, जिसमें उन्होंने राजनीतिक में जो है कि प्रशासन अलग करना पड़ा। देखिए समय समय पर इसमें जो संशोधन हो रहा है, समय को देखते हुए इसमें क्या बदलाव किए जा रहे हैं। इसमें जो है कि अब इसकी आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि सबसे पहले क्या इनका मकसद नहीं था, बताए थे पहले भी, इनका मकसद नहीं था कि भारत में आकर शासन करें, लेकिन जैसे जैसे क्या होता है इनको लालच आ जाती है और जो है कि जब पूरी तरह से जो है कि कब्जा करने लगते हैं, उस तरह से जो है कि राजनीतिक भी जो है कि प्रशासन का काम मिल जाता है। चलिए समझते हैं। तो व्यापारिक क्रियाकलाप, अब क्या किया गया, ये तो अब फिर क्या, जब व्यापारिक क्रियाकलाप देखना है तो उसके लिए एक अलग बनाया गया कि आप भैया ये देखेंगे, इसको राजनीतिक कहा गया कि ये देखेंगे। उसमें किसको दिया गया,
तो व्यापारिक जो क्रियाकलाप था, जैसे जो व्यापारिक क्रियाकलाप था वह निदेशक मंडल के हाथ में, निदेशक मंडल। और निदेशक मंडल को क्या बोलते हैं? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। पहले बता चुके जिसमें गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य थे। यानी कि पहले ही कहा गया कि आप जो व्यापार का काम कौन देखेगा? निदेशक मंडल के, जो पहले भी था और अभी कहा गया कि आप क्या काम करेंगे? निदेशक मंडल जो काम करेगा वो व्यापारिक की जो क्रियाकलाप जितने भी एक्टिविटी होगा उसको देखेगा। इसके बाद कहा गया कि राजनीतिक क्रियाकलाप, तो राजनीतिक जो राजनीतिक क्रियाकलाप होगा वो जैसे राजनीतिक क्रिया, जैसे सैनिक है, राजस्व संबंधी है, जितने भी शासन प्रशासन से संबंधित है, उसको कहा गया कि जो नियंत्रण के लिए और पर्यवेक्षण के लिए इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय समिति बनाई। क्या किया गया दोस्तों? ध्यान समझिएगा, राजनीतिक क्रियाकलाप को संभालने के लिए 6 सदस्यीय समिति बनाएगी। कहाँ बनाएगी? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में जिसे क्या कहा गया? ध्यान समझिए, कहानी थोड़ी सी बदलने वाली है। नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। किसकी? नियंत्रक मंडल की, जिसे हम क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल याद करिएगा। अब यहाँ से थोड़ी सी कहानी चेंज हो गई। कहने का मतलब क्या हुआ? अब पहले क्या था? COD था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। C से कोर्ट और से ऑफ डायरेक्टर, जिसे निदेशक मंडल गए हैं। अब क्या हो गया? BOC हो गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब कहा गया कि अब क्या करना समझेगा, इसमें क्या, किस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? क्रियाकलापों को, व्यापारिक क्रियाकलापों को राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया। तो क्या कहेंगे? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। क्लियर हुआ? इसके बाद कहा गया कि फिर किसे दिया गया, किसे सौंपा गया? तो व्यापारिक जो क्रियाकलाप था उसको जो सौंपा गया निदेशक मंडल के हाथों में दे दिया गया, और जो राजनीतिक क्रियाकलाप था वह नियंत्रक मंडल के हाथों में दिया गया, जिसमें कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। और ये कहाँ स्थित था? इंग्लैंड में। जो इंग्लैंड में जितने भी शासन प्रशासन संबंधी जो शक्तियां थी वह नियंत्रक मंडल में चला गया। इसमें नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। आगे बात कर लिए जाए, अब इसमें कौन थे? जैसे इसमें व्यक्ति जो 6 व्यक्ति थे, 6 सदस्य समिति थी, कौन थे? तो चांसलर ऑफ एक्सचेकर। कौन था? चांसलर ऑफ एक्सचेकर एक पद रखा गया, जिसमें चांसलर ऑफ एक्सचेकर का एक पद रखा गया। यानी कि चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक राज्य सचिव और चार व्यक्ति प्रीवी काउंसिल के सदस्य। याद करिए प्रीवी काउंसिल बताया इसके पहले वीडियो में कि जो है कि जब कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की जब स्थापना हुई, तो उसके विरुद्ध हम क्या निकल, यदि सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध यानी हमें क्या कहीं और अपील करना हो तो हम सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध जो इंग्लैंड में प्रीवी काउंसिल था उसमें हम क्या कर सकते? अपील कर सकते थे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आज भारत में है, जैसे हमें क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सहमत नहीं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट से सहमत नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। उसी तरह से क्या है, जो प्रीवी काउंसिल के जो 4 सदस्य थे, याद रखिएगा 4 सदस्य थे, चांसलर ऑफ एक्सचेकर का एक पद था और एक राज्य सचिव था, उसको इसमें शामिल किया गया के माध्यम से। अब ये कौन चुनता था? तो ये जो सम्राट के माध्यम से काम होता था। इनकी जो वहां का कौन का ब्रिटेन का जो सम्राट था। आप धीरे धीरे देखिए, अब जो है धीरे धीरे जो ब्रिटेन की जो संसद होगी, जो ब्रिटेन का सम्राट होगा, एक समय ऐसा आएगा, एक अधिनियम ऐसा आएगा जब हम बताएंगे जब 1857 की क्रांति होती है। 1858 में पूरी तरह से जो है कि जितने भी शासन प्रशासन संबंधी जितने भी होते हैं सब क्या होता है, सब कौन ले लेता है? ब्रिटेन के सम्राट के हाथों में चला जाता है। पूरी तरह से क्या है, ब्रिटेन के हाथों में चला जाता है। तो यहाँ पर देखिए किसके माध्यम से होता था? तो सम्राट के माध्यम से। अंग्रेज अधिकारियों के लिए कोर्ट की स्थापना की गई। इसी एक्ट के तहत किसको सुधारने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो था उसमें जो गलतियां हो गई थी, जो त्रुटि हो गई थी, उसको सुधारने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया और बहुत ही जबरदस्त तरीके से यूज किया गया अंग्रेज अधिकारियों के लिए। जैसे अंग्रेज अधिकारी थे जो काम करने वाले थे, अवैध कार्य करते हैं, घूस लेते हैं, या पूरी तरह से कहा जाए तो कंपनी के विरुद्ध काम करते हैं, उसको क्या किया जाएगा? उसके लिए एक जो है कि कोर्ट की स्थापना भी की गई, उसके लिए अलग कोर्ट की स्थापना की। क्लियर दोस्तों? चलिए, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कॉन्सेप्ट है, जो परीक्षा में पूछे जाने वाले, सिर्फ उसी की हम बात करेंगे। वैसे तो किताबों में दिया गया है, लेकिन उसको समझना बहुत जरूरी है। चलिए, अब हुआ क्या? अवैध कामों के लिए। इसके बाद क्या? कंपनी कर्मचारी को उपहार लेने के लिए प्रतिबंध। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
जितने विषय में जितने भी क्वेश्चन है, जितने बनेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब भौतिक परीक्षा में पूछे गए और कहीं ना कहीं है। चलिए, तो आगे कुछ पूछा है कि किस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारी उपहार का मतलब अब जो है कि जो कंपनी का जो अधिकारी होता है घूस नहीं ले सकता। जैसे क्या हो गया, इसे देखते हैं, सड़क पे लगा लिए, उसके बाद जो है कि जैसे पुलिस आती है, हफ्ता निकालो, ऐसा करने पर जैसे कि आज भी कई जगह होता है, तो ऐसा भी है जो भी है, तो उसी तरह से उस समय कहा गया कि यदि कंपनी के कर्मचारी यदि उपहार का मतलब यदि घूस लेते हैं या पकड़े जाते हैं तो उसको क्या सजा दी जाएगी। इसका मतलब इसे क्या किया गया, प्रतिबंध कर दिया गया। क्योंकि बताए थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किस लिए आया, क्योंकि जब क्या होता है, जब व्यापारी जो होते हैं, जब वहां के जो सम्राट होता है या वहां की जो संसद होती है कहती है कि पैसा निकालो, तो कंपनी कहती है कि मैं तो खुद लॉस में, चलो मैं लॉस में, नुकसान में, चलो मैं कैसे पैसा दूंगा। तो कहा अच्छा ये बात है, तो कहा कि हमें बताया क्यों नहीं। तो इस तरह से उसके जो कि लॉर्ड तो वहां के प्रधानमंत्री थे, उन्हीं की सुझाव पर एक गुप्त समिति बनाई गई जिसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। और इसके अधीन क्या कि वो लाया गया ताकि उसमें सुधार हो सके। और इसमें भी कोशिश ये किया जा रहा है कि जो कंपनी का जो प्रभुत्व हो वो बिल्कुल बरकरार रहे, बिल्कुल जो उसका साम्राज्य फैला रहे। और ये तभी संभव है जब कानून अच्छे हो। आपको पता है कि जब कानून अच्छे होंगे और अच्छे के साथ साथ उसका प्रयोग अच्छी तरह से किए जाएंगे, तभी क्या होगा, किसी भी राष्ट्र का क्या होगा या कोई भी कानून तभी क्या होगा, बिल्कुल सफल होगा। तो यहाँ पर क्या खास बात समझिए, यहाँ पर क्या किया गया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत राजनीतिक क्रियाकलाप और जो है कि व्यापारिक क्रियाकलाप को अलग कर दिया गया और कहा गया कि जो व्यापारिक क्रियाकलाप है निदेशक मंडल संभालेगा, उसके बाद जो राजनीतिक क्रियाकलाप है वह जो है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रक मंडल के हाथों में दे दिया गया, जो सम्राट के माध्यम से चला जाता था। अब जो है कि उसमें नियंत्रक मंडल में कौन थे, तो जो है कि चांसलर ऑफ एक्सचेकर था, एक राज्य सचिव था और 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य थे। प्रीवी काउंसिल कौन कहा था, इंग्लैंड में था, इसलिए था। बताए थे कि सुप्रीम कोर्ट के यदि विरुद्ध क्या करना, अपील करना होता तो हम प्रीवी काउंसिल में कर सकते, उसमें अधिकार था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हो गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो मुख्य बातें जो परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे सबको हमने डील कर लिया। 1784 का अधिनियम, इसके बाद नंबर आता है 1786 का, 84 का नहीं क्या, 1786 का। और वही अधिनियम लिए जहां से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां से बहुत ही संभावना होती है प्रश्न पूछने की एग्जाम्स में, इसी की हम बात करेंगे दोस्तों। बिल्कुल बाहरी है, 1% बात नहीं होगी। गवर्नर जनरल विशेष स्थिति में 1786 में क्या एक काम किया गया जो महत्वपूर्ण काम है, गवर्नर जनरल विशेष स्थिति में परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकते हैं। 1786 में कहा गया कि जो गवर्नर जनरल है उसको बहुत बड़ी शक्ति दे दी गई, तो जो उसकी परिषद है, परिषद बताए थे गवर्नर जनरल की जो परिषद थी 4 सदस्य का फिर 3 सदस्य हो जाते हैं। जो इसकी परिषद है कहा गया ना, समझिएगा गवर्नर जनरल है जो इसकी परिषद है, ये कहा गया क्या कहा गया, उसके निर्णय को विशेष स्थिति का मतलब कोई लड़ाई हो रही है और जरूर इधर तुरंत निर्णय लेना हो तो उस समय गवर्नर जनरल अपनी जो है कि विवेक का प्रयोग कर सकता था, इसमें कहा गया। प्लस क्या, उसके साथ ही प्रधान सेनापति की शक्ति, प्रधान सेनापति यानी कि जो वहां पर जो लड़ाई लड़ने की जो बात होती थी, जो दोनों की गवर्नर जनरल और जो सेनापति जो था उसकी मतलब कि जो लड़ने वाला था, जो लड़ाई में जो पूरा लीडरशिप करता था, उसकी बात जो दोनों शक्तियां किसमें चली, गवर्नर जनरल में चली। और गवर्नर जनरल चली गई कब, किस अधिनियम के 1786 के तहत। और सबसे पहले कौन था, किसको यह शक्तियां प्राप्त हुई, याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ऐसा गवर्नर जनरल था जिसे शक्तियां पहली बार क्वेश्चन पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कर लीजिएगा। जितना भी है सब कुछ एकदम दिमाग में बैठे कैसे हुआ और कैसे हो रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक देखिए 1786 का अधिनियम, पिट्स इंडिया समझ लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 1813 का राज्य। देखिए इसमें कुछ खास बात होगी जिसमें क्या हो गया, जो कि गवर्नर जनरल परिषद की बात को निरस्त भी कर सकता था और उसकी जो प्रधान सेनापति था, जो उसकी शक्ति पावर थी, जो जितना सेनापति की जो भी शक्तियां थी वह गवर्नर जनरल प्रयोग कर सकता था, इसमें कह दिया गया। ऐसा करने वाला जो पहला गवर्नर है जो नियुक्त हुआ था वह लॉर्ड कॉर्नवालिस। हम सिर्फ पॉलिटी के दृष्टि से देख रहे थे, पॉलिटी के दृष्टि से। उसके बाद आपका ये हिस्ट्री आएगा,
जिसमें मॉडर्न में बात करेंगे, मेडिवल में बात करेंगे, कैसे जो है कि कैसे अंग्रेज आए और कैसे उस पर पूरी तरह से आधिपत्य किया, कैसे साम्राज्य को फैलाया, अपना पहली कोठी कहाँ बनवाया, इसके बारे में सब कुछ डील करेंगे। फिर पॉलिटी की बात करें, इसमें कैसे और कहाँ से क्वेश्चन बनते इसको देखिए। इसके बाद जो है कि 1813 का राजलेख है। देखिए क्या क्या चल रहा है, एक्ट चलेगा, अधिनियम चलेगा, राजलेख चलेगा, चार्टर चलेगा। जिसे चार्टर को ही राजलेख कहते हैं। तो एक्ट, अधिनियम, चार्टर, राजलेख इसे चलेगा और एक समय ऐसा आएगा कि ये सब खत्म हो जाएगा और उसके बाद सिर्फ अधिनियम चलेगा और लास्ट तक अधिनियम रहेगा, जैसे भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919 ऐसे करके चलेगा। चलिए तो फिलहाल तो भी राजलेख चार्टर चल रहा है। अब इसमें क्या हुआ, 1813 में क्या हुआ, कुछ खास बातें क्या हुई। पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी। क्या देखिए पूछता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है और पूछा भी था किस अधिनियम के तहत सबसे पहले जो है कि ईसाई जो प्रचार, मिशनरी का मतलब प्रचार प्रसार करने वाले, तो जो ईसाई थे उनको प्रचार प्रसार करने की छूट दी गई। तो पहली बार हुआ था 1813 के राजलेख में कहा गया। और देखिए इसका था क्या, किसी भी देश की संस्कृति खत्म करना है तो क्या करना है, उसकी भाषा खत्म कर दीजिए, उसकी संस्कृति खत्म कर दीजिए, देश राष्ट्र ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, स्वतः खत्म हो जाएगा। और यह यहाँ पर जो है कि दिखता है कि यह जो है कि यहाँ पर उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। वास्तव में ऐसा भी है। पहले तो ईसाई जो है कि ईसाई जो मिशनरी थे ये क्या जोर दे रहे थे कि जितने भी हिंदू थे वो क्या बन जाए, ईसाई बन जाए। और इसके पहले जब पढ़ेंगे तो जो मुसलमान थे वो क्या हिंदू पे दबाव डाल रहे थे कि वो क्या बन जाए, मुसलमान बन जाए। इस तरह से धर्म परिवर्तन जो धर्म परिवर्तन की जो प्रोसेस थी इसमें 1813 में देखने को मिलता है। तो क्यों ईसाई मिशनरी आए अपने धर्म प्रचार प्रसार के लिए। फिर आगे कंपनी ने क्या किया, सबसे पहली बार अनुमति दिया, कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर सभी ब्रिटिश लोगों को व्यापार का अधिकार दिया गया। इस एक्ट के तहत क्या हुआ, कंपनी के एकाधिकार का मतलब यह है कि सबको क्या किया गया, सबको एक लाइसेंस दिया गया। लाइसेंस के माध्यम से सभी लोग जो कि ब्रिटेन के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, व्यापार करने आएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, इस अधिनियम के द्वारा कहा गया कि ठीक है सभी लोग, जितने ब्रिटिश लोग हैं सभी लोग क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, खुली छूट दे दी। क्योंकि यहाँ पर अधिकांश कब्जा हो गया था। हम क्यों 1813 में चल रहे हैं और 1813 में दोस्तों इसके बाद जैसे कि बढ़ेंगे 1847 क्रांति, फिर उसके बाद अपना जो धीरे धीरे करते हुए हम देश को आजाद कर तक, यानी कि आजाद जहां तक हो जाता है वहां तक हम पहुंच जाएंगे। इसके बाद आपका जो संविधान चलेगा, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस तरह से सब कुछ पढ़ेंगे। तो फिलहाल देख लेते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके जो पूछता है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कि किस अधिनियम के तहत या किस राजलेख के तहत जो भी है कि जो है कि जो कंपनी का जो एक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। तो कहेंगे 1813 का राजलेख था। लेकिन किसको समाप्त नहीं किया गया, याद रखिएगा, चीन के व्यापार, जो इसमें चीन के साथ अच्छी व्यापार चल रही थी, और चाय के व्यापार को छोड़कर के सिवा देख लीजिए कि जो कि चीन के व्यापार को छोड़कर और चाय के व्यापार को छोड़कर सब में क्या क्या छूट दे दी गई कि जितने ब्रिटिश लोग हैं, ब्रिटेन के लोग हैं, क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। इस कहां पर, भारत में। आगे कुछ अच्छी बात, अब अच्छी बात क्या है, भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए गए। यानी इसमें इस चार्टर के तहत या इस राजलेख के तहत यह घोषणा किया गया कि भारतीयों की शिक्षा के लिए कम से कम प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। ये भारत के लिए अच्छा था। क्या था, अच्छा था। ईसाई मिशनरी क्या थे, जबरदस्ती क्या हुआ, इनको जो है कि मजबूर किया जाता है या पैसे का लालच देखा है, जो कि ईसाई में जो है कि ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर रहे थे उस समय जो स्थिति थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारतीयों को शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। यह जो है कि शिक्षा पर खर्च करने की बात की 1813 के राजलेख। यहाँ तक तो कुछ अच्छी बातें थी। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। 1813 का राजलेख इंपोर्टेंट था, यही था कि जो है कि इसमें कहा गया कि सबसे इंपॉर्टेंट रखिएगा जो है कि मिशनरी आए, इसके बाद एकाधिकार को समाप्त कर पूछता है किस अधिनियम के तहत,
जो कि एकाधिकार जो व्यापार है, एकाधिकार का मतलब क्या है, जो कुछ ही लोगों को व्यापार करने का अधिकार था, बाकी विशेष लोगों को नहीं था। मतलब कि कुछ ही लोगों को जो विशेष में आते थे, लेकिन इसमें क्या, इसमें इसके तहत कहा गया कि सभी लोग क्या व्यापार करने के लिए स्वतंत्र, जो ब्रिटेन के लोग हैं, ब्रिटेन के लोग सिवाय छोड़कर चीन के साथ व्यापार और जो कि चाइना के साथ। एक सिस्टम में चलेंगे, एक फ्लो में चलेंगे दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं 1833 का राज्य। क्या 1833 का राज्य, इसमें समझते हैं क्या देखिए, क्विट्स इंडिया एक्ट 1784, 1786, 1813 और 1833। जो महत्वपूर्ण है उसी बात करेंगे, जो परीक्षा में पूछा उसी बात करेंगे। चलिए अब क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या कहेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पूछता किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखिए चलिए क्वेश्चन बताइए, किस एक्ट के तहत जो गवर्नर था वो पूरे जो है कि पूरे बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसमें तीन प्रेसिडेंसियां थी, बंगाल, मद्रास, मुंबई, जो पहले स्वतंत्र थी, लेकिन जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया क्या हो गया, तीनों प्रेसिडेंसियां क्या हो गई, अधीन हो गई किसके, बंगाल की। और वहां से क्या हो गया, अब जो गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, पहले बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या, बंगाल गवर्नर जनरल पूरे भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके तहत 1833 के तहत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मुझे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए किस अधिनियम के तहत, या कह सकते हैं किस राजलेख के तहत, किस चार्टर के तहत जो बंगाल का जो गवर्नर था तो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, या जो गवर्नर था, जो गवर्नर जनरल था वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, वो कौन था, इस अधिनियम का 1833 राजलेख। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मतलब पूरे भारत का मतलब क्या, अब जो होगा, जो एक ही पूरे भारत के लिए क्या होगा, गवर्नर जनरल होगा, अलग अलग नहीं होगा। इसका मतलब अब क्या, जो कानून बनाने का, इससे ये पता चलता है कि जो कानून बनाने का काम किया जाएगा तो पूरे भारत के लिए कौन करेगा, गवर्नर जनरल करेगा। तो इसका मतलब आगे चले आगे, तो गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून का अधिकार हो गया, गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून अधिकार हो गया। इसका मतलब गवर्नर जनरल पूरे भारत के लिए कानून बना सकता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका मतलब क्या किया गया, अब जो है कि पूरे भारत को जो है कि जो बंगाल का जो गवर्नर था या जो गवर्नर जनरल था, अब जो है कि या पूरी तरह से कहा जाए तो जो गवर्नर जनरल था पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, किसके तहत, 1833 के राजलेख के तहत। हुआ क्या, अब जो है कि अब इसके साथ क्लियर हो गया कि जो कानून बनाने का अधिकार होगा, जो पूरे भारत के लिए जो कानून बनाएगा वह गवर्नर जनरल बना सकता था। अब लेकिन बशर्ते शर्त यह रखा गया उसमें कि जो बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल कानून को रद्द कर सकता था। बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल था वो कानून को रद्द कर सकता था। इसका मतलब यदि उसे लगे कि नहीं है, सही नहीं है, तो क्या कर सकता है, उसे रद्द कर सकता है। इसका मतलब इसे कह सकते हैं, इसे वीटो पावर, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, वीटो पावर। इसका मतलब जो है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल यदि उसमें जांच करेगा, यदि गवर्नर जनरल यह पाया गया कि गवर्नर जनरल के द्वारा जो बनाया गया है, जो कानून है, जो विधि है वो सही नहीं, तो उसको क्या कौन रद्द कर देगा, बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल। आगे बढ़ते हैं। व्यापारिक अधिकार मीन्स एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ध्यान समझिएगा, इसमें क्या हुआ, भारत में जो व्यापार अधिकार था समाप्त कर सभी ब्रिटिश को लोगों को दिया गया। अब इसमें क्या है कि व्यापारिक एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब कहने का मतलब इसमें क्या था, चाय के व्यापार के अधिकार, चीन के साथ व्यापार के अधिकार। इसमें खास बात यह हुई कि जो यह जो व्यापार था, इसका मतलब यह है कि जो चीन के साथ व्यापार नहीं कर सकते थे चाय का, इसमें सब कुछ बराबर कर दिया गया, यानी पूरी तरह से कहें तो खत्म कर दिया गया। अब चीन के साथ इस अधिनियम के तहत, इस राजलेख के तहत जो है कि व्यापार कर सकते थे और जो है कि चाय के व्यापार भी कर सकते थे, कौन, ब्रिटेन के मुल्क। सबसे खास बात क्या है, इसके बाद हुई 1834 में, 1834 में लॉर्ड मैकाले, याद रखिएगा, लॉर्ड मैकाले बहुत ही फेमस नाम है,
लॉर्ड मैकाले ऐसा व्यक्ति था जो कि अपनी भाषा को यानी अंग्रेजी को बहुत ही महत्व देता था और दूसरी भाषाओं को तुच्छ समझता था, इनकी दूसरी भाषाओं को मान्यता नहीं देता था। तो 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय प्रथम विधि आयोग का गठन किया। पूछा जाए कि विधि आयोग का गठन पहली बार कब हुआ था, तो 1834 में हुआ था। किसके तहत? 1833 के चार्टर के तहत, यानी 1835 के राज्य के तहत प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। इसका विधि आयोग जो कानून बनाने का काम करेगा, इसका मतलब जो कानून के संबंध में परामर्श सुझाव देने का जो काम करेगा वो विधि आयोग 1834 में। कब? इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्षता में लॉर्ड मैकाले। इसके चार्टर के तहत जो दास प्रथा थी कानून विरुद्ध घोषित कर दिया गया। मतलब कि दास प्रथा जिसमें बहुत ही कई जमाने से चली आ रही थी, जो दास प्रथा था उसको समाप्त कर दिया गया। क्योंकि दोस्तों जो मानव का जीवन है संघर्ष से भरा हुआ है, कभी अप डाउन। इसका मतलब है कि जो बुराइयां थी, ये तो इस इतिहास को पढ़ने से पता चलता है कि जो बुराइयां है एक ना एक दिन उसका अंत होना है, बस वक्त लगेगा। चलिए, इस तरह से दास प्रथा जो कि कहा गया कानून के विरुद्ध घोषित है। इसका मतलब दास प्रथा को पूरी तरह से कहा गया कि यह कानून के विरुद्ध है, इसके खिलाफ कोई यदि दास प्रथा जो अब से जो काम करता है, दास प्रथा के अंतर्गत जो भी आता है सबको क्या कर दिया जाएगा, उसे जो कानून के विरुद्ध माना जाएगा, उसे सजा दी जाएगी। और पूरी तरह से इसे 1842 में उन्मूलन कर दिया गया। उन्मूलन का मतलब खत्म कर दिया गया, इसे कानून बना दिया गया। इसमें बहुत ही सख्त कानून बन गया। इसके बाद क्या हुआ? धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराया जाए। इसका मतलब इसमें कहा कि पहले जो धर्म के आधार पर देखा जाता था, जन्म स्थान, मूल वंश जो भी है, इसके बारे में जो भी था पहले, इसमें कहा गया कि अब जो है कि किसी भी जो सरकारी मतलब जो नौकरियां है, किसी भी जो ब्रिटेन के अंतर्गत जो आती थी जो नौकरियां थी, उसमें कहा गया कि किसी के आधार पर, धर्म के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर, मूलवंश के आधार पर हम उससे अयोग्य नहीं ठहरा सकते, बल्कि इसकी योग्यता यह देखी जाएगी इतना जानता है। सबसे अच्छी बात हुई संविधान का आंशिक संकेत देखा जाए तो पूछा है कि संविधान का आंशिक संकेत यानी कम थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिलता है, भारतीय संविधान का प्रभाव देखने किस व्यक्ति में मिलता है, किस राज्य में मिलता है? 1833 में। 1833। चलिए आप देखो, समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यह हो गया 1833, बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद 1853 का राज्य लेंगे। 1853 में काम किया। विधायी कार्य को प्रशासनिक कार्य से अलग कर दिया गया। याद रखिए, विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य। विधायी कार्य का मतलब जो कानून बनाने का, विधायी कार्य का मतलब जो है, या कह सकते हैं जो काम करने की से विधायिका है, से विधायी शक्तियां। तो जो विधायी शक्तियां हैं पूरी तरह से कहा जाए तो उसको अलग किया गया प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्य को जैसे IAS, PCS जितने भी होते हैं, सब कैसे होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, प्रशासक होते हैं। तो उनके पास कौन से कार्य होते हैं? प्रशासनिक कार्य होते हैं। तो इसके तहत बहुत सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा कि विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया। विधि निर्माण के लिए भारत में 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा, जो विधि निर्माण कानून को बनाने की जो प्रोसेस थी, एक विधान परिषद बनाई गई, जिसमें 12 सदस्य थे और भारत में इसको कानून को क्या कर बनाने का करेंगे। यह राजलेख भारतीय शासन के इतिहास में अंतिम चार्टर था। सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत के इतिहास में सबसे जो अंतिम चार्टर था, राजलेख था, कौन था? 1853। क्योंकि 1853 के बाद यह राजलेख अब दिखाई नहीं देगा, चार्टर नहीं दिखाई देगा, अब सिर्फ अधिनियम बन के आएंगे, लेकिन अधिनियम दिखाई देंगे। इसका मतलब यहाँ से 1853 तक के राजलेख है। इसके बाद आप जितना भी पढ़ेंगे 1935 का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, इस तरह से चलता चला गया। चलिए दोस्तों, इस तरह से जो है कि हमने जो है कि पूरी तरह से पढ़ लिया, सीख लिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको पूरी तरह समझ में आएगा और कमेंट्स में जरूर बताइए। इससे जो है कि हमें जो है कि एनर्जी मिलती है और ऐसी वीडियो बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, फिर अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।